Hello friends, welcome to the current affair section of Topus Note. Today, that is 1st of June 2022, I will be covering the following articles. The first article is Modi release PM care benefit for COVID orphans. COVID orphans के लिए क्या नई स्कीम आई है अंडर PM cares इनिशिएटिव एक लॉन्च हुआ है उसके बारे में. सेकेंड इज अबाउट 10 पैसिफिक आइलैंड नेशंस रिजेक्ट चाइना सिक्योरिटी पैक्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, तो इसके बारे में डिटेल में. थर्ड इज़ अबाउट हाउ महाराष्ट्र अगेन ओवरटुक यूपी एज बिगेस्ट शुगर प्रोड्यूसर, ये किस वजह से हुआ है और बाकी के कौन से टॉप प्रोड्यूसर है शुगर के. फोर्थ इज़ अबाउट नॉर्थ ईस्ट एंड उसकी डेवलपमेंट जर्नी अब तक, एक ओपिनियन पीस है जिसमें इन डिटेल इंफॉर्मेशन है कि नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या अब तक डेवलप हुआ है और क्या स्कोप है. फिफ्थ है इज़ इंडियाज़ एम्बिशन टू फेस आउट कोयल बेस्ड पावर जनरेशन वाइबल, सो इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे. एंड सिक्स्थ इज़ अबाउट सिक्योरिंग द आधार कार्ड या आधार डाटा. तो अब जो रिसेंटली UIDAI ने नोटिफिकेशन दिया टू सिक्योर आधार कार्ड एंड देन विदड्रॉइंग इट, उसकी पूरी स्टोरी क्या है उसके बारे में. सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट आर्टिकल. सो इन द फर्स्ट आर्टिकल दैट इज मोदी रिलीज PM केयर बेनिफिट फॉर कोविड ऑर्फन्स. तो प्राइम मिनिस्टर ने बेसिकली एक वेलफेयर मेजर्स, काफ़ी एक भी नहीं काफ़ी वेलफेयर मेजर्स रिलीज़ किए हैं उन बच्चों के लिए जो उन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया या गार्डियंस को खो दिया कोविड के दौरान. उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट भी प्रोवाइड की जा रहा है, एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन, हेल्थ कवर और बाकी के कुछ बेनिफिट्स हैं जिनको हम कवर करेंगे. अब उन बेनिफिट्स में क्या क्या है, जो ओवरऑल इनिशिएटिव है वो है प्राइम मिनिस्टर केयर्स फॉर चिल्ड्रन इनिशिएटिव. इस इनिशिएटिव में जो PM केयर फंड था उसका इस्तेमाल हुआ है. तो फर्स्ट है एक 10 लाख का असिस्टेंट, ये इन्वेस्टमेंट के रूप में उनको मिलेगा. एक कॉर्पस अमाउंट जो है इन्वेस्टमेंट के रूप में डाल दिया जाएगा जिसका रिटर्न उनको मंथली स्टाइपेंड के रूप में मिलेगा बिटवीन द एज ऑफ 18 to 23. जब तक वो 18 से 23 साल के होंगे उनको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा. और 23 साल का जैसे उनका कंप्लीट हो जाएगा एज, तो जो बाकी का अमाउंट है वो सारा का सारा उनको हैंड ओवर कर दिया जाएगा द मोमेंट दे रीच टू द एज ऑफ 23. सेकेंड इज़ एनुअल स्कॉलरशिप उनको 20,000 की स्कूल स्टूडेंट्स को और मंथली फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ 4,000 उनकी डेली की ज़रूरतों को देखते हुए. तो ये उनको मंथली और एनुअल चीज़ें मिलेंगी ताकि उनका गुजारा हो सके. उसके अलावा जब वो हायर एजुकेशन परस्यू करने के लिए मूव करेंगे तो वो लोन अवेल कर सकते हैं अपने प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए, और जो भी हायर एजुकेशन कोर्स वो पढ़ना चाहेंगे उसके लिए उनको लोन ईजिली अवेलेबल होगा. एलिजिबिलिटी जो है वो इस स्कीम के लिए कि जिन्होंने भी अपने पेरेंट्स को खोया है बिटवीन मार्च 11, 2020 टू फरवरी 28, 2022. तो इन 2 सालों में जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खोया है वो बेसिकली इसके लिए एलिजिबल होंगे. और या तो उन्होंने अपने दोनों पेरेंट्स को खोया है या फिर उनका अगर एक फादर या एक मदर था पहले ही तो उसको भी अगर उसने खो दिया है तो वो बेसिकली इसके लिए एलिजिबल होंगे. इसके अलावा या पहले से अगर वो किसी गार्डियन के अंडर या अडॉप्टिव पेरेंट के अंडर रह रहे हैं और उसको खो दिया है तो भी वो एलिजिबल होंगे. इसका जो क्लियरेंस होगा वो सिंगल विंडो क्लियरेंस होगा थ्रू प्राइम मिनिस्टर केयर्स फॉर चिल्ड्रन.in पोर्टल, बस उसमें अप्लाई करना है. अभी तक जो डाटा अवेलेबल है उसके हिसाब से 9,042 एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं जिनमें से 4,345 ऑलरेडी अप्रूव कर दिए गए हैं. मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है इसको पूरे के पूरे इनिशिएटिव को कोऑर्डिनेट कर रही है, इम्प्लीमेंट कर रही है. 1,53,000 आसपास स्टूडेंट ऐसे थे जो कोविड की वजह से इम्पैक्टेड हुए थे एज पर द डाटा ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. इस स्कीम का एक काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है. ये अनइंटरप्टेड एजुकेशन प्रोवाइड करेगा इन स्टूडेंट के लिए, एडमिशन इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स जो उनके घर के पास होंगे, और जो बाकी के एक्सपेंसेस होंगे वो सारे PM केयर फंड पे आ रहे हैं. तो एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है. इंश्योर करेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ इमोशनल सपोर्ट एंड मेंटल गाइडेंस जो विक्टिम्स, क्योंकि उनको एक तरह से उनका तो पूरा मेंटल बैलेंस ही अगर कोई भी नॉर्मल इंसान वो हैंडल ना कर पाए, दे आर लूजिंग बोथ ऑफ देयर पेरेंट्स. सो उस इमोशनल और मेंटल ट्रॉमा को कैसे डील कर सके उसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी रिलीज़ किया है, संवाद सर्विस या संवाद हेल्पलाइन. इसमें वो किसी भी टाइम पे कॉल करके बेसिकली कंसल्ट कर सकते हैं साइकोलॉजिकल मैटर्स पे एक्सपर्ट्स के साथ, ताकि जो
डिस्टर्बेंस और ट्रॉमा है उससे वो कोप अप कर सके। और इसके अलावा आयुष्मान कार्ड जो हेल्थ स्कीम है 5 लाख की, वो बेसिकली उनको आयुष्मान कार्ड के थ्रू मिलेगी और उनको भी बेसिकली आयुष्मान कार्ड जारी किया जाएगा। सो दैट वाज द ओवरऑल इनिशिएटिव बाय पीएम। सो फ्रेंड, दिस टॉपिक इज अबाउट 10 पैसिफिक आइलैंड नेशंस रिजेक्ट चाइना सिक्योरिटी पैक्ट। यानी कि चाइना ने रिसेंटली क्या किया, कोशिश किया कि जो पैसिफिक आइलैंड नेशंस एटलीस्ट 10, उनके साथ एक स्वीपिंग न्यू एग्रीमेंट साइन करने की कोशिश की, जिसको कवर करता है, वो एग्रीमेंट कवर क्या करता है, फ्रॉम सिक्योरिटी टू फिशरीज़, और उस रीजन को बेसिकली एक तरह से अकोमोडेट कर लेता, डोमिनेट करता चाइना। सो चाइनीज़ प्लान क्या था इसके लिए, वो मेनली चाह रहा था कि 10 नेशन एंडोर्स कर दे उसके पहले से प्री रिटन एग्रीमेंट को, जो जॉइंट कम्युनिक्यू में बेसिकली जब वो बायलैटरल मीटिंग के लिए वहाँ पे गया हुआ है, उसमें उनके फॉरेन मिनिस्टर के साथ वो रिलीज़ भी कर दे। लेकिन बाकी के जितने देश हैं उन्होंने एंडोर्स नहीं किया। जो प्रपोज मल्टीलेटरल एग्रीमेंट था उसमें पार्ट्स क्या थे, एक तो प्लान था कि ट्रेन करेंगे उनके पुलिस ऑफिसर्स को, उसके लिए शायद चाइना अपने स्टेशन भी करता कुछ ऑफिसर्स पुलिस के नाम पे, जो उसकी मिलिट्री भी हो सकती थी। दूसरा, टू कोलैबोरेट ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। इसमें नॉन ट्रेडिशनल बड़ा डिफ़िकल्ट है फाइंड आउट करना, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी क्या, और अगर ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की भी बात करें तो पुलिस तक है, मिलिट्री एक्सपेंड पॉइंट भी है इसमें। और एक्सपेंड लॉ एनफोर्समेंट कोऑपरेशन, तो अगर ट्रेडिशनल में लॉ एनफोर्समेंट अलग से मेंशन है तो दैट मीन्स कि वो शायद मिलिट्री एस्पेक्ट को भी कवर करे। सो इट बिकम्स अ वेरी मेजर इशू। तीसरा, प्लान टू जॉइंटली डेवलप मरीन प्लान फॉर फिशरीज़, एक जो फिशरीज़ की डेवलपमेंट है उस एरिया में उसको जॉइंटली डेवलप करे। पैसिफिक में काफ़ी लुक्रेटिव है ट्यूना फिश, जिसको कैप्चर करने की काफ़ी कंट्रीज़ कोशिश करते हैं, तो उसमें चाइना बेसिकली ये एक तरह से उस रिसोर्स को कैप्चर करने का भी एक तरीका देखा जा सकता है। उसके अलावा टू इंक्रीज कोऑपरेशन ऑन रनिंग रीजन्स इंटरनेट नेटवर्क, यानी कि उस पर और डोमिनेंस आ जाए, जो कनेक्शन है और इंटरनेट है, प्लस सेटअप करे कल्चरल कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट, ताकि उस एरिया को अपने कंट्रोल में एज अ कल्चरली भी लेके आ सके, क्योंकि वो इतना पॉपुलेटेड एरिया है ही नहीं कि उसको टाइम भी लगेगा ओवरऑल मैनेज करने में। इसके अलावा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सेट करे पैसिफिक नेशंस के साथ, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि काफ़ी ज़्यादा देश ने ये किया नहीं, लेकिन सपोर्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी बायलैटरल एग्रीमेंट्स काफ़ी ज़्यादा कर रहा है चाइना। बायलैटरल एग्रीमेंट्स अभी भी उसके इतने हैं कि वो बेसिकली स्मॉलर पैसिफिक नेशन के साथ, अगर वो बड़ा जो एक तरह से देखे एग्रीमेंट बड़ा जाल है, वो एक्सेप्ट नहीं किया वहाँ के जो रीजनल प्लेयर्स है और 10 देश है उन्होंने एंडोर्स नहीं किया, लेकिन छोटे छोटे वो ऑलरेडी वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो बायलैटरल, अगर मल्टीलेटरल पॉसिबल नहीं हुआ तो बायलैटरल वे में वो इसी तरह के सिमिलर सिक्योरिटी पैक्ट्स और बाकी के इकोनॉमिक पैक्ट्स साइन कर रहा है, और करंटली जो फॉरेन मिनिस्टर वांग यी है वो वहाँ पे ट्रैवल ऑलरेडी कर रहा है। अब रीजनल कंसेंसस में क्या है, चाइना का ओपेक मिलिट्री एंड फाइनेंशियल एम्बिशन इस रीजन के लिए, नहीं पता कि ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कंसर्न में क्या क्या आता है। दूसरा, ये फर्दर हाइटन करेगा जो पॉलिटिकल टेंशन्स, वहाँ का जो फेडरेशन ऑफ माइक्रोनेशिया और बाकी के जो देश है उन्होंने इसको बहुत सिग्निफिकेंटली पॉइंट आउट किया कुछ प्रेसिडेंट्स ने, कि ये एक तरह से इतना बोल्ड स्टेप है जिसको लेने का फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा होगा ऑन अ लॉन्गर टर्म। इस वजह से काफ़ी, इनमें से एक कंट्री ने तो स्पेसिफिकली बोल दिया कि इफ़ यू गो अहेड विद दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम तो दिस विल अमर्ज एज अ न्यू कोल्ड वॉर अरेना, और अननेसेसरी हमें डैमेज ज़्यादा होगा। यूएस का रिस्पॉन्स रहा कि यूएस ने रिकॉग्नाइज किया चाइना को एज अ सीरियस थ्रेट टू ग्लोबल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, इवेंचुअली मोर देन रशिया। अब तक रशिया वॉज द यूएस का प्राइमरी टारगेट, लेकिन फर्स्ट टाइम वन डे बैक जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है यूएस का, उसने पहली बार इन अ स्पीच पॉइंट आउट किया है कि चाइना इज़ मच मोर एंड बिगर थ्रेट, प्लस ना सिर्फ चाइना के पास विल है बस बल्कि उसके पास पावर और उसकी डिप्लोमेसी, मिलिट्री और इकोनॉमिक इतना हेफ्ट भी है कि वो कंडक्ट कर सके। यानी कि सिर्फ इंटेंट ही नहीं है चाइना का सारा सिस्टम बदलने का और हेजमन पावर बनने का, बल्कि उसके पास रिसोर्सेज भी हैं।
पावर भी है कि वो एग्जीक्यूट कर सके, जिसकी वजह से यूएस की जो पॉलिसी है उसमें अब डेफिनेटली शिफ्ट आने को है, क्योंकि अब तक रशिया वाज द मेन टारगेट, बट यस्टरडे फर्स्ट टाइम चाइना, यूएस हैज़ रिकॉग्नाइज चाइना एज अ मेन थ्रेट टू यूएस स्टेबिलिटी इन लॉन्ग टर्म. So this topic is about how Maharashtra overtook Uttar Pradesh to emerge शुगर प्रोड्यूसर, टॉप शुगर प्रोड्यूसर पूरे देश के अंदर. 5 साल के गैप के बाद महाराष्ट्र ने फिर से उत्तर प्रदेश को पछाड़ दिया है और फिर से बन गया है इंडिया का टॉप शुगर प्रोड्यूसर. जो महाराष्ट्र की एक्सपेक्टेड शुगर आउटपुट है वो इस साल 138 लाख टन होने का उम्मीद है. दिस इज़ एन ऑल टाइम हाई, बीटिंग द प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ 107 इन 2018-19. ये बेसिकली स्टेट वाइज रिकॉर्ड है जो टॉप के प्रोड्यूसर्स हैं शुगर केन के ओवर द ईयर्स, जिसमें क्लियरली है कि अब की बार महाराष्ट्र टॉप नंबर पे आ जाएगा और उत्तर प्रदेश का प्रोडक्शन रिड्यूस हो रहा है. यहाँ पे ध्यान रखना, ये शुगर प्रोडक्शन की बात हो रही है, शुगर केन की नहीं. बोथ आर डिफरेंट कमोडिटीज़. अब फैक्टर क्या है रिकॉर्ड प्रोडक्शन के? पहले तो बहुत ज़्यादा अच्छी बारिश हुई है महाराष्ट्र में, जिसकी वजह से जो साउथ वेस्ट मानसून है उसने इतना अच्छा बारिश किया है कि प्रोडक्शन में डेफिनेटली हेल्प मिला है. हायर यील्ड्स हुए हैं उसके फार्मर्स के, और थोड़ा सा उन्होंने एक्स्ट्रा केयर भी रखा क्रॉप को लेके. दूसरा एक मेजर रीजन जो आया है, जो अनरजिस्टर्ड केन कल्टीवेशन है, उनका एक सिग्निफिकेंट जंप आया, जो रजिस्टर्ड नहीं है, जिनका डाटा नहीं था या जो खुद से रजिस्टर नहीं करे, इनके न्यू फार्मर्स हैव एंटर्ड इनटू अरेना, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है महाराष्ट्र में वो बढ़ा है. अब यूपी के जो शुगर प्रोडक्शन है उसके डिक्लाइन का क्या रीज़न है? पहले तो डाइवर्जन ऑफ शुगर फ्रॉम केन क्रश्ड बाय मिल्स फॉर मेकिंग इथेनॉल. इथेनॉल प्रोडक्शन के तरफ जो शुगर केन है वो जा रहा है उत्तर प्रदेश में शुगर प्रोड्यूस करने की जगह. यूपी यहाँ तक कि इंडिया का सबसे बड़ा इथेनॉल प्रोड्यूसर स्टेट भी बन गया है, और उसकी जो ब्लेंडिंग इन पेट्रोल रेशियो है वो सारे स्टेट में सबसे ज़्यादा है, यानी कि सबसे ज़्यादा पेट्रोल में ब्लेंड इथेनॉल उत्तर प्रदेश कर रहा है. उसके अलावा काफ़ी क्रॉप लॉस हुआ है फ्रॉम एक्सेसिव रेन और वाटर लॉगिंग इन मैनी लो लाइंग केन शुगर ग्रोइंग एरियाज इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश. पूर्वी उत्तर प्रदेश में डैमेज भी हुआ है क्रॉप ज़्यादा बारिश और वाटर लॉगिंग की वजह से. एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो 87% यूएन का केन एरिया है वो अंडर एक सिंगल वैरायटी के ही उगाया जाता है, CO0238. जो वैरायटी है डेवलप करी गई है बख्शी राम, और सिग्निफिकेंटली उसने बूस्ट किया क्रॉप यील्ड्स को एंड क्रॉप रिकवरी इन यूपी फ्रॉम 2013-14. लेकिन ये जो वैरायटी है ये बेसिकली ससेप्टेबल हो गई है रेड रोट फंगल डिजीज़, जो लाल लाल रंग का शुगर केन के या शुगर के स्टिक के अंदर देखने को मिलता है. तो जो रेड कलर का फंगस डेवलप हो रहा है वो उस डिज़ीज़ की वजह से इसकी यील्ड कम होती जा रही है, और 80% जो किसान हैं या एरिया है वो बेसिकली इस ही फसल को उगाते हैं, इस टाइप की फसल को, जिसकी वजह से डिक्लाइन हुआ है प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन इन उत्तर प्रदेश. नॉर्थ ईस्ट एंड इट्स डेवलपमेंट जर्नी. डिक्लाइन हुआ है मिलिटेंसी में, रेजोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल इश्यूज, डिस्प्यूट्स काफ़ी ज़्यादा सुनने में आ रहे हैं आजकल, इम्प्रूवमेंट इन कनेक्टिविटी और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेलफेयर इनिशिएटिव, जिसने पूरा टर्न अराउंड कर दिया पूर्वी उत्तर भारत को. पूर्वी उत्तर भारत में बेसिकली अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा, ये 7 सिस्टर्स आते हैं, 3, 3, 6 एंड 7. सिक्किम इज़ नॉट पार्ट ऑफ 7 सिस्टर्स, ये ध्यान रखना. 8th स्टेट इज़ सिक्किम विच कैन बी कंसिडर्ड इनटू नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि उसका जो कल्चरल और बाकी के जियोग्राफिक इंडिकेटर्स है उसको नॉर्थ ईस्ट के साथ काफ़ी अच्छे से मैच करते हैं. अब नॉर्थ ईस्ट एज अ नेचुरल इकोनॉमिक जोन, जिसको अब तक पूरा पोटेंशियल यूज़ ही नहीं किया है इंडिया ने. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचुरल वेल्थ है, बारिश काफ़ी अच्छे से होती है, और बाकी फॉरेस्ट और बाकी के रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में. गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया, इसके आगे पूरा साउथ ईस्ट एशिया, म्यांमार, और म्यांमार के आगे के पूरे साउथ ईस्ट एशिया रीजन है, जो कि अगर इसको हम डेवलप करें ऑन लाइन्स ऑफ थाईलैंड एंड मलेशिया, सो रिज़ल्ट क्या होगा कि अगर ये उस लेवल पे डेवलप होता है थाईलैंड मलेशिया के पे, तो ये एक मेजर हब बन के खड़ा होगा,
और पूरा का पूरा एरिया एक गेटवे की तरह तैयार हो जाएगा साउथ ईस्ट एशिया के साथ, और ट्रेडिंग एंड उसका एक मेजर हब बन के मेजर पावर की तरह एज अ मेजर व्हील ऑफ इंडियन ग्रोथ खड़ा होगा। अब तक इसकी जो इकोनॉमिक पोटेंशियल उसको फुल वे में यूज़ किया ही नहीं है। अब प्रॉब्लम्स क्या फेस होती है, एक तो इसके एरिया के लीडर्स काफ़ी अनविलिंग है, वो पॉलिटिकल कैपिटल अपनी ज़्यादा यूज़ नहीं करते टू रिजोल्व द लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज़, जिनकी वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं आता, और कोशिश भी नहीं करते कि उनको डेवलपमेंट की तरफ लेके जाए। दे आर मोर स्टक इन देयर कल्चरल एंड अदर इश्यूज़, जिसको बहुत ही स्टिकी इश्यूज़ भी समझते हैं। उन स्टिकी इश्यूज़ के चक्कर में डेवलपमेंट सेकेंडरी या टर्शरी लेवल पे है। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने इंसर्जेंसी को एक तरह से बर्दाश्त किया है और टॉलरेट किया है और कंटिन्यूसली हार्प्ड ऑन इट, बस उसका गाना गाते रहें पर सोल्यूशन नहीं किया, जिसकी वजह से आज तक कोई इंसर्जेंसी और मिलिटेंसी का इशू इस एरिया के अंदर है। डिफ़िकल्ट टेरेन है, टेरेन इतना डिफ़िकल्ट है कि रोड बनाना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। उस बन गया तो उसके ऊपर रेगुलर ट्रांसपोर्टेशन बिकम्स वेरी हेक्टिक, क्योंकि काफ़ी लंबे रोड बनते हैं बिकॉज ऑफ बेंड्स एंड लॉन्ग डिफ़िकल्ट टेरेन। प्लस कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस, इतना सा एरिया पर इसमें डिस्टिंक्शन और डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। डिफरेंट ट्राइब्स हैं जिनकी वजह से यूनिफॉर्मिटी और ये यूनिफॉर्म लॉ लाना बड़ा मुश्किल है। एज अ रिज़ल्ट यहाँ पे डेवलपमेंट का कम स्कोप हो रखा है बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स। अगर इनको हम आइडेंटिफाई करके रिजोल्व कर लें तो दिस एरिया कैन बूस्ट और अपनी इकोनॉमिक पोटेंशियल को ओपन अप करेगा। अचीवमेंट्स क्या क्या हैं अब तक? 2014 के बाद से जो मिलिटेंसी की इंसिडेंट है वो 74% रिड्यूस हुए हैं, सिविलियन की जो डेथ है वो 84% रिड्यूस हुए हैं, यहाँ तक कि 800% इंक्रीज़ हुआ है सरेंडर्स का। एक्सट्रीमिस्ट जो हैं उनका सरेंडर 800 यानी कि 8 गुना बढ़ा है सरेंडर होना उनका। पहली बार सदियों तो नहीं कहूँगा, इन डेकेड्स अफ्स्पा लिफ्ट हुआ इस एरिया से, कुछ डिस्ट्रिक्ट से, और नॉट एंटायरली बट कुछ डिस्ट्रिक्ट से अफ्स्पा जो है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट वो विड्रॉ होना शुरू हुआ है। जो पुराने स्टैंड ऑफ थे वो रिजोल्व हो रहे हैं, 1 बाय 1 ककराझार हो या रियांग कम्युनिटी का हो, वो रिजोल्व होने शुरू हुए हैं। फाइनेंशियल आउटले देखें तो बजट जो सपोर्ट था वो नॉर्थ ईस्ट का 36,000 करोड़ 2014 में जो था वो बढ़ के आज 76,000 करोड़ हो गया, मोर देन डबल, 110%। क्यूमुलेटिवली अगर देखें तो सिंस 2014 लगभग 3 लाख करोड़ स्पेंड हो चुका है इस एरिया पे। अभी नया ग्रोथ का इंजन कैसे बन रहा है? मोबिलिटी एंड कनेक्टिविटी देखो, अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय जो कभी रेलवे के मैप में थे ही नहीं, उनको रेलवे के मैप पे आया। अरुणाचल का ईटानगर हो, त्रिपुरा का अगरतला, मणिपुर, ये सब रेलवे से अब कनेक्ट हो रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेंड किया ओवर 41,000 करोड़ रोड कनेक्टिविटी के लिए, कि वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी इंप्रूव हो, इतना सिग्निफिकेंट अमाउंट, जबकि वहाँ पे कोई टोल का या उतना कोई खास इनकम है नहीं, तो फिजिबल नहीं रहते यहाँ के रोड, पर फिर भी इतना ज़्यादा अमाउंट स्पेंड किया है। ओवर 38,000 किलोमीटर ऑफ रूरल रोड हैव बीन कंप्लीटेड सिंस 2014, जबकि प्रोजेक्ट लगभग 75,000 करोड़ का ऑलरेडी ऑन गोइंग है इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। 15 नए एयरपोर्ट्स वहाँ पर डेवलप हुए हैं फ्रॉम जस्ट 6 इन 2014, जहाँ 6 थे वहाँ पे 15 नए एयरपोर्ट बन के तैयार हैं। जो रीजन का रीजन है वो प्रायोरिटी है, एरिया है अंडर उड़ान स्कीम, कम से कम 46 ऑपरेशनल रूट हैं उड़ान के अंडर। टेलीकम्युनिकेशन में देखें जो टेली डेंसिटी है, यानी कि मोबाइल फ़ोन्स पर 100 पीपल, वो इंक्रीज़ हो गई है टू 61% फ्रॉम 42%, और ये अबव नेशनल एवरेज है 58% के, यानी कि नेशन के अंदर जितना एवरेज है उससे भी ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट रीजन में है, तो इट्स अ वेरी गुड साइन। प्लस रिसेंटली एक इंटरनेशनल बैंडविड्थ 20 Gbps का वहाँ पे इंस्टॉल हुआ है बाय BSNL। ये क्वांटम लीप इंटरकनेक्टिविटी में, और ये कहाँ से हुआ है? नॉर्थ ईस्ट को, क्योंकि एक्सेस नहीं था तो कॉक्स बाजार जो बांग्लादेश का है उसके थ्रू ये कनेक्ट किया है, जो सी रूट्स में ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए, उनके साथ। ये वहाँ की जो इशू था लेटेंसी का वो रिजोल्व होगा, नेटवर्क कंजेशन ठीक होगा, प्लस ये डोर ओपन करेगा नॉर्थ ईस्ट का जो पोटेंशियल है टू बिकम अ लीडर इन BPO एंड IT इंडस्ट्री। BPO एंड IT इंडस्ट्री का काफ़ी स्कोप है उस एरिया में, वहाँ के लोग काफ़ी इंटेलिजेंट है व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश एंड बाकी की लैंग्वेज, एंड इसका रिज़ल्ट ये होगा कि ये काफ़ी अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन होगा, जो IT का फर्दर सपोर्ट और BPO सर्विसेज का फर्दर सपोर्ट होगा इस एरिया को। प्लस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर पार्क्स,
इन लाइन ऑफ बैंगलोर एंड हाई स्पीड डाटा सेंटर्स, बट उसके लिए इस तरह के और बैंडविड्थ वाले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट चाहिए। रिसेंट इनिशिएटिव देखें तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कोऑपरेशन को रिवाइव किया गया है। नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल, जो पाम ऑयल के लिए स्पेसिफिकली है, वो लॉन्च किया गया है, जिसका एम क्या है? अगर एडिबल ऑयल मिशन का एम देखें तो है कल्टीवेशन फ्रॉम 40,000 हेक्टेयर जो अभी उगाया जाता है से 3,40,000 हेक्टेयर, लगभग 700% इंक्रीज़ होना, ताकि जो पाम ऑयल का प्रोडक्शन हो वो इतना बूस्ट हो जाए कि हमें इंपोर्ट ना करना पड़े इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट। तो उसके लिए एक मेजर प्लान काफ़ी अच्छी तरह से रोल आउट हो रहा है, जिसका मेजर हब होने वाला है नॉर्थ ईस्ट एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। कुछ साउथ में भी होंगे, साउथ इंडिया के अंदर भी, बट मेजर जो रीजन होने वाला है पाम ऑयल प्रोडक्शन के लिए वो होने वाला है नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि टेरेन और ज्योग्राफी मैच करती है पाम ऑयल प्रोडक्शन के लिए। प्लस जॉइंट एग्री टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट किया गया है जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन देगा इन इनिशिएटिव को, ताकि स्पीडी रेजोल्यूशन हो सके और इम्प्लीमेंटेशन हो सके एग्री और अलाइड सेक्टर स्कीम्स जो वहाँ पे लॉन्च किए जा रहे हैं ऑन बैक टू बैक। दिस टॉपिक इज़ अबाउट इंडियाज़ एम्बिशन, ताकि फेज आउट हो सके कोयल बेस्ड पावर जनरेशन और वाइबल हो सके कि ऐसा जनरेशन सिस्टम जो कोयल पे बेस्ड ना हो। रिसेंटली फॉरेन मिनिस्टर ने जो कहा है कि इंडिया का ट्रांजिशन अवे फ्रॉम कोयल एज अ फ्यूल फॉर पावर वुड बी हैम्पर्ड बाय रशिया यूक्रेन वॉर। ये कॉन्टेक्स्ट है इस न्यूज़ का कि रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से जो हम कोयल की से दूर जाने की सोच रहे थे, जो प्लान्स थे हमारे ट्रांजिशन के, वो हैम्पर होंगे, डिफ़िकल्ट होगा। लोअरिंग डिपेंडेंस ऑन कोल एंड द स्पीड विद विच कंट्री वांट टू गेट आउट ऑफ इट विल नाउ बी चैलेंज्ड बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। अब ये मूव इम्पोर्टेंट क्यों है कोल से दूर जाने का? पहला, थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, जिसने अनप्रेसिडेंटेड नेचुरल कैलामिटीज़ लेके आया है, चाहे वो अननेसेसरी एक्सेसिव गर्मी हो, एक्सेसिव रेनफॉल हो, डिफरेंट क्लाइमेटिक पैटर्न्स हो, उनको डिस्टर्ब करना हो, और ग्लोबल वार्मिंग यानी कि अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ना। इफेक्टिव वे टू कीप द डेंजर अवे इज़ टू कट द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, चाहे वो कोयल हो, नेचुरल गैस हो या ऑयल हो। अगर इन फॉसिल फ्यूल का हम यूज़ कट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट एमिशन कम होंगे, और एमिशन कम होगा तो ग्लोबल वार्मिंग बाय डिफ़ॉल्ट कम होगा। These three fuels meet about 80% of in world's energy requirement. कोल, नेचुरल गैस और ऑयल को मिला के वर्ल्ड की 80% एनर्जी सप्लाई होती है। इनमें से सबसे बड़ा कल्प्रिट है कोल, जो एमिट करता है नियरली दुगना कार्बन डाइऑक्साइड कंपेयर टू नेचुरल गैस, और अबाउट 60% ज़्यादा अब कंपेयर टू ऑयल। तो सबसे ज़्यादा जो एमिशन करने वाला चीज़ है वो है कोल। जो कंबस्टिंग कोयल है ऑल्सो लीव बिहाइंड पार्शली बर्न कोल पार्टिकल्स, जो कि पोल्यूशन फीड करते हैं एनवायरनमेंट में, जिनकी वजह से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होते हैं। तो पार्शली बर्न कार्बन पार्टिकल या ब्लैक कार्बन के काफ़ी ऐसे चीज़ें होती हैं जो वो एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर देता है कंबशन के दौरान कोल। उसका इम्पैक्ट आता है कि जो आपकी रेस्पिरेटरी है ऑर्गन्स है वो डैमेज होते हैं और काफ़ी डिजीज़ डेवलप भी होती है। कॉन्सिक्वेंस अगर देखें इसका क्या है, तो इंडिया का जो पावर सेक्टर है वो अकाउंट करता है 49% ऑफ CO2 एमिशन, जबकि ग्लोबल एवरेज है 41%। इनकी लगभग इंडिया का आधा CO2 एमिशन हमारे सिर्फ पावर सेक्टर से आ रहा है। तो अगर अपने टारगेट्स अचीव करने हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के 2030, तो सबसे पहले टारगेट करना है इंडिया के पावर सेक्टर को, ताकि जो हमारा ओवर डिपेंडेंस है कोल पे और ऑयल पे वो रिड्यूस हो सके। अब कितने एक्सटेंट तक इंडिया का डिपेंडेंस है कोल पे? 2022 फरवरी तक देखें तो इंस्टॉल कैपेसिटी जो कोल बेस्ड पावर जनरेशन की थी पूरे देश में वो 2.04 लाख मेगावाट है। ये अकाउंट करती है अबाउट 51% ऑफ पावर फ्रॉम ऑल सोर्सेज। इनकी सिर्फ कोयले के हिसाब से देखें तो 51% तो कोयले के ज़रिए ही पावर जनरेट हो रही है देश में। नेचुरल गैस 25,000 मेगावाट ऑफ कैपेसिटी प्रोड्यूस करता है देश में, और जो फ्यूल है बाकी इसकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी देखा एज अ परसेंटेज तो वो सिर्फ 6.3% है, क्योंकि सिर्फ 25,000 मेगावाट है। इसके अलावा रिन्यूएबल का देखें तो वो लगभग 1 लाख मेगावाट अकाउंट करता है, जो कि 27% है। कोयल अभी भी बहुत इनएक्सपेंसिव है कंपेरेटिव टू अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एक मेजर हर्डल है।
जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है उसका अगर कोल रिपोर्ट 2021 देखें तो इंडियाज़ कोल कंजप्शन विल इंक्रीज एट एन एवरेज एनुअल रेट ऑफ 3.9% टू 1.18 बिलियन टन्स इन 2024। इनके हमारा जो कोल कंजप्शन है वो बढ़ने वाला है। सो बिल्कुल ईजी नहीं है कि शिफ्ट हो सके हम अवे फ्रॉम कोल ओवरनाइट। अ ट्रांजिशन एंड अ वेरी डेडिकेटेड एंड टारगेटेड पॉलिसी इज़ रिक्वायर्ड। अब ये कोल के कुछ डाटा है। अगर हम कोल प्रोडक्शन एंड कोल इंपोर्ट देखें तो हमारा कोल प्रोडक्शन लगभग दुनिया में सबसे ज़्यादा होता है और वहीं कोल इंपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हम करते हैं। रिसेंटली कम हुआ था बट इस साल जो कोल का प्रॉब्लम और पावर शॉर्टेज हो रहा है जिसकी वजह से कोल का इंपोर्ट फिर से इंक्रीज़ होगा। हम प्रोड्यूस भी करते हैं लेकिन इंपोर्ट भी करते हैं वो इस वजह से क्योंकि जो हायर क्वालिटी का कोल है वो इंडिया में नहीं मिलता है, वो ऑस्ट्रेलिया और बाकी के देश में मिलता है जहाँ से इंडिया इंपोर्ट करता है। हमारे इंडिया में जो अवेलेबल कोल है वो बेसिकली मीडियम या लो ग्रेड का कोल ही अवेलेबल है। कोल इंपोर्ट एज परसेंटेज इंक्रीज हो रहा था बट अभी थोड़ा सा स्टेबल है बट स्टिल इट्स वेरी हाई। कोल के प्राइसेस आर सिग्निफिकेंटली मूविंग अप। 2012 से देखें तो अगर फाइनेंशियल क्राइसिस जो हुए थे 2009-12 उसको हटा दे और 2014 के हिसाब से देखें तो बहुत ज़्यादा बढ़ा है, कई गुना बढ़ गया फ्रॉम 60 टू 213 और उसके भी ऊपर जा चुका है। सो इट इज़ वेरी एट वेरी हाई लेवल। कोल प्रोडक्शन अगर कोल इंडिया का देखें तो नॉट वेरी सस्टेनेबल बट हैज़ बीन कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग। अब वॉर ने इंडिया का जो मूव है कोल से दूर जाने का वो डिफ़िकल्ट कैसे किया है। नेचुरल गैस जो है वो देखा जाता है एज अ ट्रांजिशन फ्यूल। तो इंडिया प्लान कर रहा था कि कोल का नेचुरल गैस पे जाते और उसके बाद नेचुरल गैस से रिन्यूएबल पे जाते, लेकिन नेचुरल गैस के प्राइसेस अब अप्रोक्सीमेटली $8 के आसपास है जो बहुत ज़्यादा है और रिसेंटली बहुत ज़्यादा हाइक हुआ है, ये फ्रॉम $2 टू 8, 3-4 टाइम्स इंक्रीज़ हो गया है। वॉर से पहले जो गवर्नमेंट ने एक कमेटी क्रिएट की थी ताकि इंश्योर किया जा सके नेचुरल प्राइसेस के जो नेचुरल गैस के जो प्राइसेस है वो स्टेबल रहें, लेकिन अब इतना इंटरनेशनल प्राइस बढ़ गया तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको स्टेबल रखना इम्पॉसिबल है। तो उस पर जो स्विच था इंडिया का वो डिफ़िकल्ट हो गया। रिन्यूएबल एनर्जी के अगर सोर्सेज देखें तो वो चीपर है देन कोयल। उनकी एबिलिटी टू जनरेट पावर कंसिस्टेंटली सब्जेक्ट टू द विम्स ऑफ नेचर, चाहे वो विंड हो या सन हो। कोल कैन गिव पावर ऑन डिमांड। अब मैं डिमांड नहीं कर सकता भगवान से कि हवा तेज़ चलाओ कि मेरी विंड मिल चले और पावर जनरेट हो जाए, लेकिन मुझे अगर कोल जनरेशन के थ्रू पावर चाहिए तो आई जस्ट पुट कोयल इन द थर्मल पावर प्लांट और उससे पावर जनरेट हो जाएगा, तो मेरे विम्स पे है। लेकिन नेचुरल और रिन्यूएबल सोर्सेज से एनर्जी प्रोड्यूस करना मेरे विम्स पे नहीं है। स्टोरेज टेक्नोलॉजीज आर स्टिल नॉट मेच्योर इनफ कि हम एनर्जी जो रिन्यूएबल की सोर्सेज की उनको स्टोर कर सकें ताकि कभी भी रिक्वायरमेंट हो एक्सेसिव तो जनरेट कर सकें। इज़ देयर अ कोल अवेलेबिलिटी क्राइसिस दैट इज़ बेसिकली बढ़ा हुआ है आज के टाइमिंग में। डिमांड है वो रिटर्न हो रही है इंडिया की इकोनॉमी के अंदर जिसने पॉलिसी मेकर्स को ऑफ गार्ड एक तरह से पकड़ लिया है। पावर मिनिस्ट्री रिसेंटली आस्क्ड स्टेट्स टू स्टॉप इंपोर्टिंग कोल एंड अर्ज स्टेट टू इंक्रीज कोल इंपोर्ट्स as private sector would take till about 2025 to produce significant amount of coals। यानी कि स्टेट्स को बोला है कि तुम इंक्रीज़ कर दो कोल इंपोर्ट को फ्रॉम आउटसाइड और जो इंटर स्टेट का था उसको कम करें, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भी अगर देखा जाए तो जो कोल प्रोडक्शन होगा आफ्टर ऑक्शनिंग ऑफ कोल ब्लॉक्स 2025 तक ही हो पाएगा, वो अभी ऑक्शनिंग नहीं हो पाएगा और ऑक्शनिंग का जो रिज़ल्ट है उसका अभी देखने को नहीं मिलेगा। कोल इंडिया जो अभी कंट्री का लार्जेस्ट सप्लायर है ड्राई फ्यूल का इज सेट टू इम्पोर्ट कोल फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2015। यानी कि कोल इंडिया भी अब कोल को इम्पोर्ट करेगा क्योंकि उसके पास इतना है नहीं कि सप्लाई कर सकें। एम सिर्फ इतना है कि जो पावर आउटेज जाती है गर्मियों में खासकर पावर डिमांड पीक पे होगी अप्रैल जून जुलाई में, उसको अवॉइड किया जा सके। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोशिश किया है कि स्टेट्स को इम्पोर्ट टेंडर पे वो होल्ड रखे ताकि प्रोक्योरमेंट कॉस्ट को कट किया जा सके यूजिंग गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट चैनल, यानी कि वो डायरेक्टली जाके इंपोर्ट टेंडर्स ना रिलीज़ करे बल्कि वेट करे और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट चैनल के थ्रू वो इंपोर्ट करे ताकि जो कॉस्ट है उसको कम किया जा सके। दिस टॉपिक इज़ अबाउट सिक्योरिंग द आधार कार्ड का जो अभी रिसेंटली कंट्रोवर्सी आया है। जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि UIDAI है
उसने एक वार्निंग इशू की पब्लिक में और उसके बाद उसको विड्रॉ कर लिया। अब इनिशियल वार्निंग क्या थी? UIDAI एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो आधार एक्ट के थ्रू आई है। ये बॉडी कलेक्ट करती है आधार कार्ड को या आधार डाटा को, और इसी ने पहले रिलीज़ किया कि आप अपनी फ़ोटो कॉपी शेयर ना करें आधार कार्ड की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, क्योंकि वो मिसयूज़ हो सकती है। प्लस इसने रेकमेंड किया कि जो आधार कार्ड का आप शेयर भी कर रहे हो तो मास्ट आधार कार्ड यूज़ करें। इसमें क्या होगा, जो नंबर होगा वो ऐसे क्रॉस में होगा, सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट विजिबल होंगे, बाकी पूरा मास्ड होगा। इस मास्ड नंबर की वजह से और बाकी के डिटेल मास्ड होने की वजह से उसका मिसयूज़ नहीं हो पाएगा, और जिन लोगों के पास लाइसेंस है UIDAI के साथ वो सिर्फ इन 4 नंबर के ज़रिए पूरा आधार कार्ड एक्सेस कर सकते हैं, तो मिसयूज़ के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे। प्लस पब्लिक को बोला कि अवॉइड करो पब्लिक कंप्यूटर्स को यूज़ करना फॉर डाउनलोडिंग ई आधार कार्ड, क्योंकि उसमें फिर उनके सिस्टम में रह जाता है और वो उसको मिसयूज़ कर सकते हैं। उनको ये भी इंश्योर करा कि करने के लिए बोला कि डाउनलोड कॉपीज़ भी परमानेंटली डिलीट करे वो उन कंप्यूटर से, अगर इन केस कभी डाउनलोड करते हैं तो कॉपीज़ को डिलीट कर दें। और जिन ऑर्गेनाइजेशन के पास लाइसेंस है, यूज़र लाइसेंस है UIDAI से, वो आइडेंटिटी एस्टेब्लिश कर सकता है सिर्फ इन नंबर्स के ज़रिए। How does one keep one's Aadhaar data safe? Steps to secure Aadhaar data is two-factor authentication on Aadhaar card, turning on biometric lock plus using virtual identity और VID for authentication. जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में इंपॉर्टेंट है कि लिंक किया जाए आधार कार्ड विद योर प्राइमरी मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी जहाँ पे OTP आएगा। दिस इज़ वेयर UIDAI विल सेंड OTP एंड इफ समवन ट्राइज टू एक्सेस आधार कार्ड, उसके लिए ये वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है। अगर मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी नहीं है उसके पास तो वो वेरीफाई नहीं कर सकता। वहीं मास्ड कॉपी में क्या होगा कि डाउनलोड कर लो मास्ड कॉपी फ्रॉम ऑफिशियल UIDAI वेबसाइट, उस कॉपी को शेयर करो या उसके वर्जन को इंस्टेड ऑफ फुल आधार ID, और वर्जन के अंदर सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट होंगे इंस्टेड ऑफ फुल नंबर, जिससे जो लीकेज है डाटा का या उसका मिसयूज़ है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब लॉकिंग बायोमेट्रिक्स, वन कैन ऑल्सो लॉक देयर आधार कार्ड फ्रॉम UIDAI वेबसाइट पे जाके अगर आपको लगता है कि आपका आधार कार्ड गलत हाथ में जा चुका है या कहीं पे लीक हो चुका है तो उसको लॉक कर सकते हो। आफ्टर लॉकिंग बायोमेट्रिक्स इट कैन नो लॉन्गर बी यूज्ड फॉर ऑथेंटिकेशन, एक बार आपने ब्लॉक कर दिया तो वो यूज़ नहीं किया जा सकता। OTP बेस्ड ऑथेंटिकेशन वुड कंटिन्यू टू बी अवेलेबल एज नीडेड। बायोमेट्रिक ब्लॉक हो जाता है बट OTP टाइप का अवेलेबल रहेगा। यूज़र कैन लॉक दिस डाटा टेम्पररी और परमानेंटली डिपेंडिंग उनकी प्रेफरेंस के हिसाब से, और उसको अनलॉक भी किया जा सकता है दोनों ही केस में, चाहे परमानेंटली हो चाहे टेम्पररी हो। यूज़ ऑफ VID वर्चुअल आइडेंटिटी जो है ये सिस्टम है ऑफ लिमिटेड KYC नो योर कस्टमर वाला। ये हाइड करता है आधार नंबर फ्रॉम ऑथेंटिकेटिंग एजेंसी वाइल स्टिल कंफर्मिंग द आइडेंटिटी ऑफ द यूज़र। नंबर नहीं बताएगा लेकिन आइडेंटिटी को कंफर्म कर देगा। देयर इज़ अ 16 डिजिट नंबर बट टेम्पररी इन नेचर, जिसके ज़रिए ये कंफर्म करता है आइडेंटिटी को। सो अनलाइक द 12 डिजिट आधार नंबर, VID इज़ वैलिड ओनली फॉर सम टाइम, यानी कि जो वर्चुअल आइडेंटिटी जनरेट हो रही है वो सिर्फ कुछ टाइमिंग के लिए ही अवेलेबल रहेगी। जैसे ही उसको आपने ऑथेंटिकेट कर लिया उसके कुछ टाइमिंग बाद वो ID काम नहीं करेगी। तो ये जो 16 डिजिट नंबर होगा टेम्पररी इन नेचर होगा, और 12 डिजिट का आधार नंबर आपको शेयर करने की ज़रूरत नहीं होगी। ओल्ड VID एक्सपायर्स में न्यू वन ही जनरेट, जब भी आप नई VID जनरेट करोगे पुरानी गायब। और ओनली वन वैलिड VID नंबर कैन बी देयर अगेंस्ट अ पर्टिकुलर आधार नंबर एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि एक समय में सिर्फ एक ही VID होगी, वर्चुअल ID होगी, एक से ज़्यादा नहीं होगी। इसके ज़रिए आप सिक्योर कर सकते हो अपने आधार डाटा को।